वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। हम लोग एटम्स टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे सिर्फ दो चीज़ें। पहली चीज़, बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या थी, और दूसरी चीज़ कि डी ब्रॉय, जिन्हें लिखा जाता है डी ब्रॉगली, उन्होंने बोर्स के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले पोस्टुलेट को कैसे साबित किया, जो कि लिमिटेशंस में बताऊंगी मैं कि बोर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्वांटाइज्ड क्यों होता है एंगुलर मोमेंटम। तो सिर्फ इन दो बातों पर आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आप उम्मीद करती हूँ शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखेंगे और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के स्पेक्ट्रम की चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा है कि हर एलिमेंट का एटम स्टेबल है और वो स्पेक्ट्रम जो एमिट करता है वो क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो एमिटेड स्पेक्ट्रम होता है एटम से, वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि जैसे हाइड्रोजन में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी क्या है। इनके डेरिवेशंस के लिए आपको पिछले वीडियो पे जाना होगा, जिसका मैं लिंक शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने ये जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और अगर हाइड्रोजन एटम है तो उस हाइड्रोजन एटम के लिए हम पता है Z क्या है, एटॉमिक नंबर 1। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हम N को भी 1 मान लेंगे। नहीं, अगर हम H, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 0.53 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। इन सब के कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखें। तो मैं क्यों बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अक्सर ये इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं, ये डिराइव करने के लिए तो आपको मेथड बताना होगा। लेकिन कोई पूछे डायरेक्ट कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या है, तो आपको एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में ये याद रखनी। अब हाइड्रोजन एटम की अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n इक्वल टू अगर 1 है और Z 1 है तो ये सब 1 कर देंगे। इसी को तो कहते हैं बोर्स एटॉमिक रेडियस। कितनी होगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम पूछा जाता है। अच्छा, अब इसी में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसमें हम Z और N 1 कर देंगे तो 2.1618 इंटू 10 टू द पावर, हम इसको लिख सकते हैं 7 Z अपॉन N, ये है 10 की पावर 5। ओके, तो ये 21.76 है तो 10 की पावर 5 Z अपॉन N, तो कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है n इक्वल टू 1 में हाइड्रोजन एटम के लिए। क्या है इसकी टोटल एनर्जी, याद रखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, बस अगर उसमें हम Z को और N को 1 कर दें तो देखो यही तो बचेगा, और इससे हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इतने जूल। तो ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हाइड्रोजन एटम के लिए तो कम से कम याद रखना है, जो कि क्लास 12th में आपके सिलेबस में भी है। होता क्या है कि जब एटम के बारे में चर्चा हुई तो रदरफोर्ड ने बताया, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, कि हाँ एटम के अंदर बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है न्यूक्लियस का, मोस्ट ऑफ द स्पेस 99% से भी ज़्यादा स्पेस जो क्या है वो हॉलो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। बस हाँ, वो ये नहीं बता पाए कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कहीं भी रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं भी का मतलब हो गया कोई भी वेवलेंथ उसके स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। स्पेक्ट्रम आपने देखा है, एमिटेड स्पेक्ट्रम में केवल डेफिनेट स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं वही मिलती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन हाँ, इतनी बात एटम के बारे में बता पाए कि उस
वक्त के लिए वो नोबेल प्राइज़ उन्हें उसी बात पे मिला कि हाँ एटम में न्यूक्लियस होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटी सी जगह में है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वो न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतना ही एटम पर पॉजिटिव चार्ज। नील्स बोर, उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने सेमी क्लासिकल फिजिक्स को तो माना, उन्होंने ये तो कहा कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल को उन्होंने मानते हुए आगे बढ़े वो, और उन्होंने ये कहा कि लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करेगा, अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस, तो एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। रदरफोर्ड ये बात जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जब एक डेफिनेट ऑर्बिट में चलेगा, उन्होंने एनर्जी स्टेट्स जो बताई, उन्होंने ऑर्बिटल बताया, उन्होंने कहा और जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी रखते हुए चलेगा और हर अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी है, उन्हीं को ऑर्बिट को डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स बोला गया। और ये बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में उन्होंने कहा कि नहीं, क्लासिकल फिजिक्स एटम के अंदर नहीं चलेगी कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है न्यूक्लियस के चारों किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसकी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही। अब इतनी सी बात के लिए कि हाँ फिर दूसरे ऑर्बिट में है तो उसकी दूसरी एनर्जी, तीसरी में है तो उसकी तीसरी एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग, हर ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट, तो उससे जो एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है वो भी डेफिनेट। बोर पोस्टुलेट केवल 3 ही तो थे, और अगर आप उसको याद करते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही तो याद करते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लीजिए n=2 है, ये n=3 है, मान लीजिए ऐसे है हाइड्रोजन एटम, तो अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और है, हम इससे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर n=1 रखते हैं तो ये आती है, देखिए 13.6 eV, और ये है माइनस में, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा, है ना। फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और आपको याद है एनर्जी लेवल डायग्राम, 2 रख देंगे तो 13.6/4 हो जाएगी, ऐसे ही सारी। कहने का मतलब है कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड है, नंबर 1, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर जब उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो। तो पहली चीज़ तो उन्होंने एनर्जी की बताई, दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, क्वांटाइज्ड हो, और कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, h/2π का। तीसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी बाहर से उसे मिलती है थर्मल एक्साइटेशन से, कि वो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो लौट आता है, तो वो या तो इसी में लौटेगा ऐसे, या उसे निचले वाले में लौटेगा। तो लौटते समय वो हायर माइनस लोअर एनर्जी, ई हायर या और ये ई लोअर के बराबर एनर्जी डिफरेंस वाला फोटोन एमिट करेगा। इसी फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी है, और हम इस फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं hc/λ, तो ये वेवलेंथ है। तो ये यही तो है एमिटेड स्पेक्ट्रम। और हम लोगों ने स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ी, इसी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को ही तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा, यही जो h था, ये h ही तो हमें निकालना होता है कि इससे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम लोगों ने इससे ये फार्मूला पढ़ा था स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए, RC 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये सब हम लोग तो पढ़ चुके हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप पहले इन्वॉल्व तो हो कि हाँ बोर्स पोस्टुलेट क्या था, तो सब लोग बहुत खुश, और बोर्स को भी, नील्स बोर को इसमें बोर मॉडल के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला कि हाँ उन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। होता क्या है यहाँ पर कि अब इस मॉडल में भी लिमिटेशंस, देखिए यहाँ तक एटम के बारे में जानने के लिए 2 नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन है तो साइंस। फिर आ गया क्यों, क्या, किस बात के लिए क्यों, क्या लिमिटेशन। सबसे बड़ी बात ये कि नील्स बोर का जो ये मॉडल था,
उन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए किसी भी ऑर्बिट में क्वांटाइज रहेगा और वो होगा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, और ये n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। यानी अगर पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो h/2 होगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2h/2, ऐसे तीसरी में 3h/2। क्यों होगा? अब ये बात नील्स बोर भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इस बात को और बाकी और इनके जो पहले लिमिटेशंस है, पहले तो हम उनके बारे में जानकारी करते हैं कि क्या है लिमिटेशंस। आइए देखते हैं नील्स बोर मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये आई कि जो ये नील्स बोर मॉडल था ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 1, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इतना हुआ सब कुछ, उसके बाद भी ये आया कि ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे हीलियम सिंगल आयनाइज्ड, लिथियम डबल आयनाइज्ड, केवल उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकता है जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भी तो रिपल्शन होगा। अभी तो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होने वाले अट्रैक्शन और उसी पर बेस्ड सारी बातें नील्स बोर ने बताई थी। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये उसकी रेडियस है, तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉन या कॉम्प्लेक्स एटम की स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा लिमिटेशन क्या था कि जो हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से अगर हमने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, तो उसमें से बामर है विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन का मतलब हो गया कि उसमें जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनमें जो कलर्स हैं लाइट के वो दिखते थे। तो उनको जब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें क्या दिखे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो भी कई क्लोजली स्पेस लाइन से मिलके बनी। उसको कहते हैं उनका बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, वो बहुत उनको स्प्लिट अप है, उनमें बहुत छोटी छोटी और भी क्लोजली स्पेस वेवलेंथ से या लाइन से मिलकर बनी है। इसका भी रीज़न नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या रीज़न? इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इवन इन हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो ये भी क्यों हो रहा, उसमें फाइन स्ट्रक्चर कैसे हो रहा, क्यों दिखता है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी बात कि जो लाइंस दिखती हैं तो उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। क्या कारण है उसका? वो भी तो हाइड्रोजन एटम में था, वो भी नहीं एक्सप्लेन हो पाया। फिर वो स्पेक्ट्रल लाइंस अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी जाती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रम रखा जाता है तो देखा जाता है उनमें स्प्लिटिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, जैसे ये लिखा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है, हाई मैग्नेटिक फील्ड में भी स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिटिंग देखी गई, इसको कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट, ZEEMAN इफेक्ट। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, आप देखिएगा, ये दिस वन ज़ीमन इफेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या नहीं एक्सप्लेन हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये तो वही बात, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एक्सप्लेन कर पाया तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हम लोगों ने डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ी थी, है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थे लिमिटेशन रिगार्डिंग बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। नील्स बोर के
पोस्टुलेट जिसमें उन्होंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्वांटाइज्ड होता है और h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्यों होता है वो नहीं बता पाए थे, तो उसको किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रॉय ने। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? देखिए, नील्स बोर मॉडल के आने पर ये बात तो मॉडल के उनके पोस्टुलेट्स में थी क्वांटाइजेशन की, और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अगर आपने देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाया तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में वो कंफर्म हो गया था, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन उसके संग वेव एसोसिएटेड है जब वो मूव कर रहा है बहुत हाई स्पीड से। तो पार्टिकल के संग वेव मूविंग, एवरी मूविंग पार्टिकल अ वेव इज एसोसिएटेड, यही तो थी डी ब्रॉय या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसी हाइपोथेसिस से उन्होंने नील्स बोर के इस क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। अब कैसे एक्सप्लेन किया, इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स। क्या था कि अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दोनों एंड्स पर बंधी हुई है, उसको आप थोड़ा सा प्लग करके छोड़ते हो तो उससे बहुत सारी वेव्स एक्साइट होती हैं, लेकिन कौन सी सर्वाइव करती हैं? जिनके एंड्स पर नोड हो। नोड का मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट फ्री नहीं, वो पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू डिस्प्लेस्ड, तो वह बंधी हुई है ना वहाँ पे। तो हमने देखा था कि अगर हम प्लग करके छोड़ते हैं तो अंडर रेजोनेंट कंडीशंस जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं वही उसमें सर्वाइव करती हैं और बाकी सब इंटरफेयर कर जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव, तो डाई आउट हो जाती हैं। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में अंडर रेजोनेंट कंडीशन जो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती हैं उसकी पूरी लेंथ में, वो याद करिए 11th में आपने पढ़ा था कि अगर ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर ये अगर बंधी हुई है और अगर इसमें एक वेव मान लीजिए ऐसे प्रोड्यूस हो रही है तो ये यहाँ से लौट के आएगी और ये वेव ऐसे यहाँ पर जाएगी, तो यही तो स्टैंडिंग वेव हो गई। और ये स्टैंडिंग वेव में ये पोजीशंस किसकी हैं? ये पोजीशंस है नोड की, एंड पर तो नोड बनेगा और ये क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ। उसी लेंथ में हम देखते हैं कि अगर हायर फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही है तो हम कैसे बनाते हैं कि ये जो नोड्स हैं ये तो एंड्स पर बनेंगे ही, बीचों बीच में एक नोड और बनता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक हम यहाँ पर नोड बना लें, एक हम यहाँ पर नोड बना लें, तो अब हम वेव ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे वेव, ये, और स्टैंडिंग वेव तो ये लौट के आएगी तो ये ऐसे, है ना। तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन अगर आप याद करिए तो उसी जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के या जो डिस्टेंस है नोड्स के बीच की, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो रेजोनेंट कंडीशन में जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन है क्लास 11 का, थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना है भाई। आपको ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, वो भी तो फिक्स्ड ऑर्बिट में चल रहा है। बोर्स पोस्टुलेट ये भी था कि डेफिनेट एनर्जी स्टेट में चलेगा उसकी ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसकी एनर्जी डेफिनेट रहेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो यहाँ पर आप मानेंगे कि जैसे स्ट्रिंग की लेंथ थी। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर, मान लिया ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर अगर ये इस ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लिया इसकी रेडियस है RN, nth ऑर्बिट है, तो ये जो पूरी लेंथ होगी, इस पूरी लेंथ को हम इस स्ट्रिंग की तरह मानेंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन उसके संग मूव कर रहा है, तो वेव्स एसोसिएटेड होंगी एज पर डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। एवरी मूविंग पार्टिकल विद इट देयर आर वेव्स एसोसिएटेड विद इट। उन वेव्स का वेवलेंथ क्या है? क्या थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? वो थी वेवलेंथ ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन या एवरी मूविंग पार्टिकल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन के संग
h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रेडियस वेलोसिटी हम लोग एक्सप्रेशन देख चुके हैं पहले। तो अब ये वेव्स हैं, अब ये इसमें पूरी लेंथ में कितनी वेव्स सर्वाइव करेंगी, जो इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड पार्टिकल वेव्स हम जिन्हें कहेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। अगर हम मान लें ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है ना, अगर उसके यहाँ पर बना लें कि स्ट्रिंग को हमने ये मान लिया कि ये जो स्ट्रिंग है वो हम इस तरीके से इसको फिक्स करके पकड़े हुए हैं, है ना, जैसे होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग बंधी है दो एंड पर, तो यहाँ पे दोनों एंड पे नोट बने हैं। यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ ये क्या पोजीशंस है, ये नोट पोजीशंस है, और दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स्ड होती है। तो अब अगर हम मान लें कि यहाँ से जो वेव आ रही है वो देखिए ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर यूँ गई, फिर यूँ गई, फिर ऐसे, है ना, अगर हम बनाएं तो देखिए ये वेव है ना, ये वेव जो होगी ये सरवाइव करेगी। तो ये आपने देखा कि ये, तो अब जो ये वेव आई इस पॉइंट पर, तो हम देख रहे हैं कि फिक्स पॉइंट पर ही हर जगह पे देखिए फिक्स पॉइंट से गुजर रही है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है डिस्टेंस, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है जैसे, तो इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फिर यही है कौन सी वेवलेंथ है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसके संग पार्टिकल वेव्स है, मैटर वेव जिसे कहते हैं, एज पर डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। और पूरी इस लेंथ में जो सरकमफेरेंस है उसमें कितनी वेव्स होंगी, ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। तो डी ब्रॉय ने बताया कि अगर ये nth ऑर्बिट है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई r nth, और इसमें कितनी वेव्स होंगी तो वो डिपेंड करेगा कि जो एक वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर यहाँ पर r1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अगर यहाँ पे r2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अगर यहाँ पर r3 है यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक वेवलेंथ, 2 सेकेंड में है तो 2, थर्ड में है तो 3। अब ये एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉय का था कि मैटर वेव्स जो इलेक्ट्रॉन के संग इन्वॉल्व हैं। हाँ, इनको हम स्टैंडिंग वेव्स दिखाने के लिए तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये देखिए ऐसे ऐसे करके दिखा दो, तो आपको ये जो स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट देखा तो आपने देखा कि जो लौट के आती है नोट पॉइंट से, और उसके बाद ये स्टैंडिंग वेव्स ऐसे बनेंगे कि नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 लैम्डा हुई, देखिए 1 लैम्डा के बाद यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 3 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 4 लैम्डा। मतलब ये कौन सी ऑर्बिट हो गई, हम वेवलेंथ गिन के यहाँ पर लिख सकते हैं कि n=4 के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे ही आपको अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर है, आता है डायग्राम बनाइए कि थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके संग जो कंप्लीट वेवलेंथ आपको दिखानी है वो 3। तो अब आप 3 वेवलेंथ कैसे दिखाएंगे, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है, 1 हो गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है, 2 हो गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है, इक्वल मार्क्स बीच में कर लीजिए, तो ये हो गया थर्ड। ठीक, और इन्हीं की आपको वो भी दिखानी है क्या, स्टैंडिंग वेव्स के लिए, तो आप ऐसे दिखा सकते हो ये। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन, वही वेव्स सर्वाइव करती हैं जो अंडर रेजोनेंट कंडीशंस और एंड पर नोड्स बनने वाली है, जिनके एंड्स पर नोड बने और वो अंडर रेजोनेंट कंडीशन स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करें। अब इन जनरल अगर हम लेते हैं कि 2 पाई Rn, अगर Rn है उसकी रेडियस nth ऑर्बिट की, तो उसमें कितनी वेव सर्वाइव करेंगी, n। अब लैम्डा क्या है इन वेव्स का, वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड वेवलेंथ है, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, h/mv। तो हम इस लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, nh/m vn, nth ऑर्बिट के लिए vn। अब देखिए Rn को हम इधर ले आए
हाँ, या एम वी एन को उठा के आप पूरा इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, एम वी एन आर एन इक्वल टू 2 पाई इधर ले आओ, क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई। देखिए 2 पाई है, इधर आ जाएगा। यही तो है क्या, एंगुलर मोमेंटम, यही तो है बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है वो मटेरियल पार्टिकल है, तो उसके संग वेव्स एसोसिएटेड होंगी और वही वेव्स सर्वाइव करेंगी जिनके एंड पर नोड बने और अंडर रेजोनेंट कंडीशंस वो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करें। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑर्बिट की लेंथ है उसमें कितनी वेव्स बनेंगी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही उनकी वेवलेंथ। इससे ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बात डी ब्रॉय ने साबित कर दी। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नीट 1 2016 एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁻⁷ पर मीटर, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। याद रखिए बार्मर सीरीज है, बार्मर सीरीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि जो हम निकालते हैं उससे वेव नंबर 1/λ किसके बराबर होता है हाइड्रोजन एटम में, दिस इज R 1/, ये क्या होता है बार्मर के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है वो है सेकेंड, n = 2, तो 2² - 1/n², ये होता है फॉर्मूला। अब इन्होंने कहा है कि बार्मर सीरीज में कौन सी लाइन है, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या हो गया, ये n की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, बस खत्म। यहाँ हो गया R, ये कितना हो गया इंटू 1/4। अब R की वैल्यू दी है 10⁻⁷, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻⁷ इंटू 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, दिस वन, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी नीट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be from these 4 options. You have to find the correct answer. कैसे निकालेंगे, हमें याद होना चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज में, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। याद रखिए कैसा वो वेव नंबर के लिए हम लिखते हैं 1/λ R 1/nf² - 1/ni²। ni जहाँ से आ रहा है, nf जिस ऑर्बिट में आ रहा है, बस इसको याद रखिएगा। पहली लाइन में क्या दिया है, फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे कि 1/λ जो है वो लैम्डा ही तो फोटोन एमिट करा, लिखा है वेवलेंथ लैम्डा, तो हमने यहाँ लैम्डा लिख दिया। तो 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा R, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, किस में आ रहा है, सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे 1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 ही लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, 2 का स्क्वायर - 1/3 का स्क्वायर हो गया ना ये। फिर कह रहे हैं when it jumps from the fourth orbit to the third orbit, यानी कि मान लो अगर वो लैम्डा डैश है जिसे हमें निकालना है, तो 1/λ' हम किसके बराबर लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर किस में आ रहा है, फ्रॉम फोर्थ टू द थर्ड, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/3² - 1/4²। अब फिजिक्स यहाँ पर ख़त्म, मैथ्स बची। क्या करेंगे आप, डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, तो λ'/λ किसके बराबर आ जाएगा, देखिए R कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/ नीचे वाला सबसे पहले आपके पास ये 1/4 - 1/9 है, ये है ना डिवाइड करने पर, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 1/9 - 1/16।
कौन सा ऑप्शन होगा? अब आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 अपॉन 9 इंटू 4 और इंटू क्या हो जाएगा 16 इंटू 9 अपॉन 7। तो आपके पास ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये 16 इंटू 9 यहाँ पर एलसीएम है, 4 4 या 6 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 7। तो लैम्डा डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 20 अपॉन 7 लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन है आप यहाँ पर देखिए, दिस वन डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हाइपोथेसिस अपने मानते हुए कैसे बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को कंजर्वेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंफर्म किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।